टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मतलब संगठन के कितने प्रकार होते हैं और वह किस तरह से काम करते हैं, उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं और किस तरह का संगठन किस उद्योग के लिए उपयुक्त रहेगा या किस किस उद्योग के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ये आज के प्रेजेंटेशन से पता चलेगा हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि संगठन के बारे में। संगठन को अगर हम स्पष्ट रूप से और सूक्ष्म रूप से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि संगठन व्यक्तियों का वह ढांचा है जो कि आपके प्रबंधन और प्रशासन दोनों के कार्यों को एक मुहूर्त रूप देने में सक्षम होता है। अर्थात प्रबंधन और प्रशासन दोनों के ही कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तियों का एक सुदृढ़ ढांचा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कि हम संगठन बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है संगठन की। तो ये सुदृढ़ ढांचा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कई प्रकार से बन सकता है और कई तरीके का हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका हम जानने की कोशिश करते हैं कौन सा है। कई तरीके से हम इस ढांचे को बना सकते हैं। 5 तरीके कुल हमारे पास हैं। सबसे पहला तरीका है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको हम, या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और सबसे लास्ट में कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम एक एक करके सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से कार्य करता है और किन उद्योगों के लिए ये उपयुक्त रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से। लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मैंने पहले ही बताया कि आप इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि जो निर्देश होते हैं, निर्देश उच्च स्तर से स्टार्ट होके एक स्टेप नीचे, उसके बाद अगले स्टेप में, फिर अगले स्टेप में एक एक करके न्यूनतम श्रेणी पे पहुंच जाते हैं और यह सब एक ऊर्ध्व रेखा में होता है। ये जितना भी ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है वो एक ऊर्ध्व रेखा में होता है, इसीलिए इसका नाम लीनियर लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहलाता है। तो जनरल मैनेजर से होते हुए इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोडक्शन मैनेजर तक जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से वर्क मैनेजर तक जाते हैं, वर्क मैनेजर से फोरमैन तक,
फोरमैन से सुपरवाइज़र तक, सुपरवाइज़र से वर्कमैन तक। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, निर्देशों का जो प्रवाह होता है वो ऊर्ध्व रेखा में होता है, उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक। तो इस तरीके के ढांचे को हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ़ायदे से। सबसे पहला फ़ायदा जो हमको मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है कि इसमें एक जो अनुशासन होता है, यानी जो डिसिप्लिन होता है, वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो पाता है। जो अनुशासन हम मेंटेन करते हैं उसको हम काफ़ी अच्छे लेवल पे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि इसका ढांचा ही कुछ इस तरीके का बना होता है। इसके बाद निर्णय जो होते हैं, इसमें निर्णय अति शीघ्र लिए जा सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आती निर्णय लेने में, इसलिए जो निर्णय होते हैं वो हम स्वतः ही शीघ्रता से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एक इसकी कार्यप्रणाली बहुत ही सरल है, और क्योंकि इसमें सभी के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं, इस वजह से इसमें जो त्रुटियों को अगर ढूंढना है, त्रुटियों को ढूंढना आसान हो जाता है। मतलब कि अगर गलती को आपको पकड़ना है कि किस लेवल पर गलती हुई है, तो उत्तरदायित्व निश्चित होने की वजह से वो एक आसानी से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है कि जो महाप्रबंधक के निर्देश होते हैं, यानी जो जनरल मैनेजर जो निर्देश देता है, तो वो वर्कमैन तक पहुंचते पहुंचते उसको काफ़ी समय लग जाता है। उन निर्देशों को वर्कमैन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है और वे विरूपित भी हो जाते हैं। तो अगर आपका जनरल मैनेजर या फिर महाप्रबंधक कोई निर्देश दे रहा है, तो वो निर्देश कुछ देगा और वो पहुंचते पहुंचते वर्कमैन तक पहुंचते पहुंचते वो विरूपित हो जाएगा और उसका आकार प्रकार सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद इसकी हानि एक और होती है कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वे संस्थान के विकास के लिए और संस्थान के कहना चाहिए साइज़ को बढ़ाने के लिए वे सोच नहीं पाते। व्यस्तता उनकी इतनी इस हद तक बढ़ जाती है कि संस्थान के विकास के बारे में और उसके साइज़ को बढ़ाने के बारे में वो लोग नहीं सोच पाते। और इसके अलावा संस्थान में कुछ लोगों का उत्तरदायित्व तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हीं लोगों का वर्चस्व भी बढ़ जाता है। जिनका उत्तरदायित्व बढ़ता है उन्हीं का वर्चस्व बढ़ जाता है और उन्हीं की ही संस्थान में ज़्यादातर जो निर्देश होते हैं वो चलने लगते हैं। इस वजह से
संस्थान को या संगठन को एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशंस का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। एप्लीकेशंस इनका वहाँ पर होता है जहाँ पर लघु उद्योग या फिर मध्यम वर्ग के उद्योग जहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। लघु उद्योगों के लिए और मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए ये ज़्यादातर सूटेबल रहते हैं। और इसके अलावा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ जैसे कि कह सकते हैं हम शुगर मिल, पेपर मिल, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, जहाँ पर प्रोडक्शन किसी भी लेवल पर रुकता नहीं है, लगातार प्रोडक्शन होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। तो उन इंडस्ट्रीज़ में ये अच्छा हमको फल देते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्रियात्मक संगठन। क्रियात्मक संगठन में जिस सिद्धांत का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त हों और कार्य का संवितरण भी संभव हो सके। कार्य का संवितरण और विशेषज्ञों की सेवाओं की प्राप्ति इसका सिद्धांत होती है। जबकि आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि लाइन संगठन में ये दोनों ही सिद्धांत फलित नहीं हो रहे थे। इन दोनों सिद्धांतों को जो कि लाइन संगठन में संभव नहीं हो पा रहा था, उनको इस क्रियात्मक संगठन में आसानी से लाया जा सकता है और फलित किया जा सकता है। अब विशेषज्ञों की सलाह के बारे में अगर हम चर्चा करें तो विशेषज्ञों की सलाह जो हाई लेवल पे लोग होते हैं उनकी सलाह उनको सलाह देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ रखे जाते हैं। तो जिस वजह से इसमें विशेषज्ञों की सलाह का जो सिद्धांत है वो हमको देखने को मिलता है। तो निर्देशों का प्रवाह, जैसा कि हमने देखा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ऊर्ध्व रेखा में था, यहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन में निर्देशों का प्रवाह तिरछी या आड़ी रेखाओं में होता है। जैसा कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये तिरछी रेखाएं दिखाई गई हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरियन, गैंग बॉस, ये सारे के सारे वर्कर्स को निर्देश देते हैं। ये सभी वर्कर्स को निर्देश देते हैं और इन निर्देशों को तिरछी रेखाओं से दिखाया गया है। जबकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमको निर्देश
ऊर्ध्व रेखा में देखने को मिलते थे। अब इन्हीं रेखाओं से निर्देश ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और जो रिपोर्ट्स और समरीज होती हैं और जो दिन भर का प्रोडक्शन होता है वो सब नीचे से ऊपर की ओर इन्हीं क्षैतिज रेखाओं में जाता है। मतलब कि अगर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है इंस्ट्रक्शन देगा, निर्देश देगा वर्कर बी को, तो वो क्षैतिज तिरछी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। और जब वर्कर बी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर वर्कर बी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क तक जाएगा। इसी तरीके से अगर गैंग बॉस कोई निर्देश देता है वर्कर ए को, तो वो तिरछी रेखा में गैंग बॉस से वर्कर ए तक जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा जब वर्कर ए, तो वो तिरछी रेखा में वर्कर ए से गैंग बॉस तक जाएगा। तो इस तरीके से कुछ निर्देशों का और रिपोर्टों का प्रवाह फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे या अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं, जो सलाह देते हैं, उनके पास निर्देश देने की पावर नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके विशेषज्ञ होते हैं या जो एडवाइज़र्स होते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है वर्कर्स को निर्देश देने की। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस बन के आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और यानी कि क्रियात्मक संगठन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे। अब हम लोग इसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इससे कुछ हमको लाभ प्राप्त होते हैं जो कि बाकी संगठनों में नहीं हमको देखने को मिलते। वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वो ये होगा कि जो विशेषज्ञों का अनुभव होता है, विशेषज्ञों का अनुभव जो होता है वो अधीनस्थों के बहुत ही काम आता है। मैंने विशेषज्ञों की बात की कि विशेषज्ञ हर लेवल पे अपनी सलाह देते हैं और जब विशेषज्ञ सलाह देते हैं तो उनका अनुभव अधीनस्थों के बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा इसका फ़ायदा हमको मिलता है कि जो आपके प्रोडक्ट बन के आता है, जो आपका उत्पाद बन के आता है, वो अच्छी गुणवत्ता का होता है। अच्छी गुणवत्ता का होता है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब स्पेशलिस्ट लोग अपनी सलाह दे के कुछ काम करवाते हैं तो एक बहुत ही लेजिटिमेट बात है कि वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जब एक्सपर्ट्स उसमें अपनी सलाह देंगे, जब विशेषज्ञ अपनी सलाह उसमें देंगे, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होगी, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ की सलाह पर बना है। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये एडवांटेज हमको मिलता है।
अगला जो हमको इसका एडवांटेज मिलता है वो ये होता है कि इसमें पदार्थों की बर्बादी कम होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सपर्ट किसी काम को कर रहा है तो उसको सही तरीका मालूम है कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, तो वो वेस्टेज होने से प्रोडक्ट की बचा देता है किसी तरीके से, कि वेस्टेज जो रॉ मटेरियल की वेस्टेज है वो नहीं होने पाती। तो ये कुछ फ़ायदे थे इसके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो वर्कर्स को अपनी दक्षता दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। कारण क्या होता है कि जो भी काम किया जाता है वो एक्सपर्ट्स की सलाह पर किया जाता है, तो जो वर्कर्स होते हैं, जो कामगार होते हैं, उनको अपनी दक्षता दिखाने का मौका प्राप्त नहीं हो पाता। इसका अगला डिसएडवांटेज होता है कि इसमें उत्तरदायित्वों को एक दूसरे के ऊपर डाल देना आसान हो जाता है। क्यों डाल देना आसान हो जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग निर्देश दे रहे होते हैं एक साथ। कई लोग एक ही वर्कर को निर्देश दे रहे होते हैं, तो उत्तरदायित्व अपने से हटाकर किसी दूसरे के ऊपर डाल देना काफ़ी आसान हो जाता है। अब इनका इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पर इस तरीके के संगठन को इस्तेमाल में लाया जाता है? तो जिस भी संगठन में विस्तार की संभावना हो, कि आज हमारे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं तो अगले साल हमारे यहाँ 150 लोग काम करेंगे। संभावना है कि 150 लोग काम करें हमारे यहाँ अगले साल, तो इसमें विस्तार की संभावना दिखाई दे रही है। तो जिस भी संगठन में विस्तार की संभावना होगी वहाँ पर ये अच्छा काम, अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग आते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि एक मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के गुणों को मिश्रित रूप से रखा गया है। मतलब कुछ गुण आपके लाइन ऑर्गेनाइजेशन के हैं और कुछ गुण स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि निर्देश उच्च स्तर से लेके निम्न स्तर तक जाते हैं, वो भी ऊर्ध्व रेखा में। तो यहाँ पर भी वही होता है, लेकिन विशेषज्ञों के साथ, जो एडवाइज़र्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको साथ लेकर। वो किस तरह से? जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें यहाँ पर, तो प्रोडक्शन मैनेजर को सलाह मिल रही है लीगल एडवाइज़र से और इकोनॉमिस्ट से। प्रोडक्शन मैनेजर को सलाह मिल रही है मार्केटिंग मैनेजर से और फाइनेंस मैनेजर से। तो ये जिस बारे में हम बात कर रहे थे, ये स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का गुण होता है कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक्सपर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एडवाइज़र्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपका जो बॉस है उसको एडवाइस करने के लिए। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। दोनों ही
लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की जो गुण होते हैं उनको मिला करके हम मिश्रित रूप से लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जो भी उत्पाद बन के आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। गुणवत्ता अच्छी होने का कारण क्या होता है, उसमें जो आपने उत्पाद बनाया है वो एक्सपर्ट्स की सलाह पर बना है, एक्सपर्ट्स के निर्देशों पर बना है। तो इस वजह से जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी गुणवत्ता का होता है। इसमें पदार्थ और श्रम की बर्बादी नहीं होने पाती। एक और इसका एडवांटेज कि पदार्थ और श्रम की बर्बादी नहीं होने पाती। कारण वही है कि हम विशेषज्ञों की सलाह ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं, तो इसमें पदार्थों की बर्बादी नहीं होने पाती। इसके बाद डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा जो इसका हानि होती है वो ये होती है कि आपके जो विशेषज्ञ होते हैं, तो ये विशेषज्ञ फ्री में तो काम करेंगे नहीं। इनको कुछ आपको आर्थिक अनुदान देना पड़ेगा, कुछ आर्थिक सैलरी, कुछ मॉनेटरी फ़ायदा देना पड़ेगा। तो जिस वजह से कंपनी का खर्च बढ़ जाता है, और ये खर्च जब बढ़ जाता है तो ये उत्पाद की कीमत को बढ़ा देता है। तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है कि ये उत्पाद की कीमत को बढ़ा देता है, क्योंकि विशेषज्ञों की जो खर्च किया जाता है उसकी वजह से संस्थान का जो संगठन का खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि परचेज हुआ, प्रोडक्शन हुआ, R&D हुआ। हर फंक्शन के पास अपना फंक्शनल मैनेजर होता है। जैसे कि परचेज का परचेज मैनेजर होगा, इसी तरीके से प्रोडक्शन का प्रोडक्शन मैनेजर होगा। हर फंक्शन का अपने पास फंक्शनल मैनेजर होता है। ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट हुआ, कोई भी ABC प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, तो इस ईच प्रोजेक्ट हैज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और हर प्रोजेक्ट को के पास अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये इस तरीके की संरचना को संगठन को आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला, साउंड डिसीजंस। साउंड डिसीजंस मतलब कि जो फैसले लिए जाते हैं वो एकदम सही होते हैं ज़्यादातर। इसमें कोई दो राय नहीं होते कि जो फैसला लिया जाएगा वो गलत होने की संभावना भी हो। इसमें वर्कर्स की स्किल का डेवलपमेंट बेहतरीन हो जाता है, अच्छा हो जाता है, वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। इसकी कुछ हानियाँ होती हैं। सबसे पहली हानि होती है इसकी, डिसएडवांटेजेस जो है इसका वो ये है कि वर्कलोड काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। वर्कलोड बढ़ जाता है, और जो कंपनी को चलाने की कॉस्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है, वो भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाती है।
तो ये कुछ बातें थी आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कमेटी संगठन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉब्लम्स के या कह लीजिए समस्याओं के निदान के लिए कमेटी बना देते हैं। कोई भी समस्या उत्पन्न हुई किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए कमेटी हम तैयार करते हैं जो कि उस समस्या का निदान करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी समस्याएं फाइनेंस कमेटी देखेगी, परचेज से रिलेटेड सारी समस्याएं परचेज कमेटी देखेगी, और ये अपनी सलाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे। परचेज कमेटी अपनी सलाह जनरल मैनेजर को देगी, और इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो एक कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है इसमें समस्याओं के निदान के लिए, और इसको हम कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस इसका होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस को हम पूल अप कर पाते हैं, एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस और नॉलेज के टर्म्स में हम रिसोर्सेस को एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं। प्लान्स को हम फैसिलिटेट कर पाते हैं और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये खर्चीला बहुत हो जाता है, हमारे लिए खर्चीला हो जाता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये हमारा टाइम की खपत बहुत ज़्यादा करता है, टाइम की खपत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ डिटेल्स थे आपके कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के बारे में। So that was all from the types of organization. Thank you. Thank you once and again.